आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी नई डोंगहुआ सीरीज जिसमें एक्शन, रहस्य और जबरदस्त कल्टीवेशन का तड़का है। इस सीरीज का नाम है ओरिएंट मार्शल एकेडमी। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शैलो वाटर बीच से, जहां चारों तरफ खुशगवार माहौल है। लोग छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहे हैं। कोई समुद्र की लहरों पर सर्फिंग कर रहा है तो कोई बीच गेम्स में व्यस्त है। वहीं कुछ बच्चे बड़े उत्साह से डोंगड़ा मार्शल आर्ट्स एकेडमी की लाइव न्यूज देख रहे हैं। न्यूज में घोषणा होती है कि इस साल डोंगड़ा मार्शल आर्ट्स एकेडमी में नए कल्टीवेटर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम इस बार 2 चरणों में होगा। जो भी इस परीक्षा को पास करेगा उसे इमॉर्टल आर्ट सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही मशहूर वॉर गॉड यूनव्यांग से मिलने का भी अवसर मिलेगा। यह सुनते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार किन्नू से। हैंडसम पर्सनैलिटी और फिट बॉडी वाला किन्नू आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बीच वॉलीबॉल मैच का आनंद ले रहा होता है। इस समय लड़कों और लड़कियों की टीम के बीच मुकाबला चल रहा है। अचानक लड़कियों की टीम की एक खिलाड़ी बॉल को रिसीव नहीं कर पाती और गिर जाती है। तभी लड़कों की टीम का कप्तान गुस्से में उसी लड़की की ओर पूरी ताकत से बॉल फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल किन्नू बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए बीच में कूद पड़ता है। वह लड़की को बचाने के साथ साथ उसी बॉल को पहले से भी ज्यादा स्पीड में वापस लौटा देता है। किन्नू की यह शानदार एंट्री देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर लड़कियां उसकी फैन बन जाती हैं। इसके बाद किन्नू लड़कियों की टीम की तरफ से खेलने लगता है। मैच अब पूरी तरह बदल चुका है। किन्नू की बेहतरीन टाइमिंग और शानदार मूव्स की वजह से लड़कियों की टीम लगातार पॉइंट्स बनाती जाती है। दर्शक उसकी हर चाल पर तालियां बजा रहे होते हैं। आखिरकार लड़कियों की टीम शानदार जीत हासिल कर लेती है। हार से तिलमिलाया लड़कों की टीम का कप्तान अपने डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर किन्नू की स्पिरिचुअल पावर जांचता है। लेकिन उसे किन्नू के अंदर किसी भी तरह की स्पिरिट एनर्जी महसूस नहीं होती, यानी वह एक बिल्कुल साधारण इंसान है। यह जानने के बाद लड़कों की टीम किन्नू का मजाक उड़ाने लगती है और उस पर फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने का आरोप लगा देती है। माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। लेकिन किन्नू मुस्कुराते हुए सबको शांत करता है और कहता है कि कल्टीवेटर बनना उसे कोई खास उपलब्धि नहीं लगता। रोज खबरों में सुनने को मिलता है कि मॉन्स्टर्स कितने कल्टीवेटर्स को मार देते हैं, इसलिए वह खतरों से दूर रहकर आराम की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करता है। इतने में बीच वॉलीबॉल क्लब के मालिक सोंगसू उसे आवाज देकर वापस काम पर बुला लेते हैं। किन्नू बिना बहस किए वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए अचानक उसके गले में पहना हुआ रहस्यमयी लॉकेट तेजी से चमकने लगता है। जैसे ही वह उसे छूता है उसकी आंखों के सामने भयानक तबाही के दृश्य आने लगते हैं। पूरा इलाका खंडहर में बदल चुका होता है और हर तरफ मौत का मंजर दिखाई देता है। लेकिन अगले ही पल जब किन्नू दोबारा अपने आसपास देखता है तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य होता है। वह राहत की सांस ही लेता है कि तभी अचानक मौसम बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में आसमान काले बादलों से ढक जाता है। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने लगती है और ऐसा लगता है मानो आसमान 2 हिस्सों में फट गया हो। उसी विशाल दरार से अनगिनत फ्लड ड्रैगन इंसेक्ट्स बाहर निकलने लगते हैं। ये शुरुआती स्तर के डेमन होते हैं, लेकिन आम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं। जमीन पर उतरते ही वे लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि पूरा शैलो वाटर बीच देखते ही देखते युद्ध का मैदान बन जाता है। उधर पूरे शैलो वाटर बीच पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भाग रहे थे, लेकिन ड्रैगन इंसेक्ट्स किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं थे। तभी एक दैत्याकार इंसेक्ट सीधा किन्नू की ओर झपटता है। अचानक हुए इस हमले से वह भी घबरा जाता है और संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी पीछे से एक तेज हमला आता है और उस दानव को वहीं खत्म कर देता है। अब कहानी में एंट्री होती है डोंगड़ा मार्शल आर्ट्स एकेडमी के 2 शक्तिशाली छात्रों की। पहला है शिनफेंग, जो स्टूडेंट काउंसिल का अधिकारी है, जबकि दूसरा है यूले, जो उसी काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों बिना समय गंवाए बाकी ड्रैगन इंसेक्ट से भिड़ जाते हैं।
उनकी शानदार फाइट देखकर लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इसी दौरान यूले आसमान की तरफ देखते हुए बताता है कि जो दरार खुली है वह अभी निचले स्तर का एबिस पैसेज है। ऐसे पैसेज ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहते, लेकिन जब तक खुले रहते हैं लगातार नए डेमन बाहर आते रहते हैं। कुछ ही पल बाद दोनों को एहसास होता है कि यह वास्तव में टियर 1 एबिस पैसेज है। इस स्तर से आने वाले डेमन सबसे कमजोर माने जाते हैं और शुरुआती कल्टीवेटर्स भी उनसे मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि असली खतरा तब पैदा होता है जब पैसेज का स्तर बढ़ने लगता है। दोनों तुरंत फैसला करते हैं कि फिलहाल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य मॉन्स्टर्स को हराना नहीं, बल्कि बीच पर फंसे निर्दोष लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। यूले तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और मदद की मांग करता है, जबकि शिनफेंग लगातार लोगों के लिए रास्ता साफ करता रहता है। दूसरी तरफ गार्जियन फोर्स के मुख्यालय में भी हालात पर नजर रखी जा रही होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एबिस पैसेज की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि अगर यह टियर 2 तक पहुंच गया तो और भी खतरनाक डेमन बाहर आने लगेंगे, और अगर हालात इससे भी बिगड़े तो पूरे शहर पर संकट आ सकता है। दुर्भाग्य से बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में अभी काफी समय लगने वाला था, इसलिए फिलहाल सारी जिम्मेदारी शिनफेंग और यूले के कंधों पर थी। इधर दोनों अपनी पूरी ताकत से लोगों को सुरक्षित निकाल रहे होते हैं कि तभी आसमान का रंग और भी गहरा हो जाता है। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एबिस के भीतर से एक विशालकाय राक्षसी सर्प बाहर निकलता है। उसकी दहाड़ सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह कोई साधारण डेमन नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली एलीट दानव था। उसकी मौजूदगी भर से आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स और भी उग्र हो जाते हैं। इतने बड़े खतरे के बावजूद शिनफेंग और यूले पीछे हटने का नाम नहीं लेते। दोनों जानते थे कि अगर वे हार गए तो पीछे मौजूद सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उधर किन्यू भी बाकी लोगों के साथ भाग रहा था, लेकिन उस विशाल दानव को देखते ही उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसी पल उसके दिमाग में बचपन की कुछ धुंधली यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि कई साल पहले भी उसने ऐसा ही भयावह हमला देखा था। उस समय वह एक छोटी लड़की के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन अचानक गिरते मलबे से उसे बचाने के लिए उस लड़की ने खुद को खतरे में डाल दिया था। किन्यू तो बच गया, लेकिन वह हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया। यही दर्दनाक याद आज भी उसके दिल में जिंदा थी। शायद यही वजह थी कि इस विनाश को देखकर उसके अंदर डर के साथ साथ कुछ और भी जागने लगा था। उधर पूरा बीच अब किसी युद्धभूमि से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि ड्रैगन इंसेक्ट्स लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच किन्यू भी किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते सोंगसू एक इंसेक्ट के चंगुल में फंस जाते हैं। यह देखकर किन्यू एक पल के लिए भी नहीं सोचता। वह तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और सही समय देखकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका देता है। मौका मिलते ही सोंगसू खुद को छुड़ा लेते हैं और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ वह विशाल बोन सरपेंट लगातार तबाही मचा रहा था। उसके हर हमले से कई लोग घायल हो रहे थे और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। किन्यू अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक बोन सरपेंट के शरीर से निकली एक तेज हड्डी जैसी स्पाइक सीधा उसके शरीर में आकर लगती है। जोरदार झटके से वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब उसके चारों तरफ ड्रैगन इंसेक्ट्स इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इस बार किन्यू का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसके गले में पहना हुआ रहस्यमय लॉकेट पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगता है। अगले ही पल समय जैसे पूरी तरह रुक जाता है। चारों तरफ सब कुछ स्थिर हो जाता है। किन्यू की बॉडी से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और उसकी चेतना एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाती है। जब किन्यू अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाता है। वहां न कोई मॉन्स्टर है और न ही बीच का शोर। चारों तरफ सिर्फ शांत पानी जैसा एक अनंत संसार दिखाई देता है। किन्यू हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और उसे बताती है कि यह उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। यह सुनकर किन्यू पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि ऐसी जगह सिर्फ असली कल्टीवेटर्स के अंदर ही होती है,
जबकि वह तो खुद को हमेशा एक साधारण इंसान मानता आया था। इसी बीच उसके सामने धीरे धीरे एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट होते हैं। उनकी मौजूदगी से ही असाधारण शक्ति का एहसास हो रहा था। किन्यू तुरंत उनसे पूछता है कि आखिर वे कौन हैं और उसकी चेतना के अंदर क्या कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए वह वृद्ध अपना परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि लोग उन्हें डेमन स्वीपिंग सेलेस्टियल लॉर्ड के नाम से जानते हैं। कभी वे पूरे संसार के सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल एम्परर में से एक थे, जिन्होंने अनगिनत दुष्ट शक्तियों का अंत किया था। किन्यू उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना महान व्यक्ति आखिर उसके अंदर कैसे मौजूद है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। किन्यू की बात सुनकर वह रहस्यमयी वृद्ध मुस्कुराते हैं। फिर गंभीर स्वर में कहते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक साधारण इमॉर्टल की नहीं है। प्राचीन काल में उन्हें डेमन स्वीपिंग सेलेस्टियल लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। हजारों वर्षों तक उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े और कई दानवी शक्तियों को पराजित किया। लेकिन आखिरकार एक ऐसा युद्ध आया जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। वृद्ध बताते हैं कि बहुत समय पहले देवताओं और डेमन्स के बीच एक भयानक महायुद्ध छिड़ा था। उसी दौरान डेमन क्लैन का सबसे शक्तिशाली पूर्वज राहु अपनी सेना के साथ ब्लू स्टार पर हमला कर बैठा। जहां जहां उसकी सेना पहुंची, वहां सिर्फ तब उस संकट की घड़ी में उन्होंने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके एक दिव्य सील तैयार की। उसी सील की मदद से राहु को एबिस के भीतर कैद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक विशाल प्राइमोर्डियल बैरियर भी बनाया ताकि डेमन क्लैन दोबारा इस दुनिया में प्रवेश न कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डेमन क्लैन के एक और शक्तिशाली पूर्वज ने बदला लेने की कसम खाई। उसने ऐलान किया कि जिस दिन यह सील कमजोर पड़ेगी, उसी दिन पूरी दुनिया को फिर से खून की नदी में डुबो दिया जाएगा। समय बीतता गया और आखिरकार लगभग 16 साल पहले वह सुरक्षा कवच टूटने लगा। उसी दरार का फायदा उठाकर डेमन क्लैन ने अपनी वापसी की शुरुआत कर दी। उस युद्ध में इमॉर्टल एम्परर का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी बची हुई आत्मा इस रहस्यमयी पेंडेंट में सुरक्षित रह गई। वही पेंडेंट आज किन्यू के गले में मौजूद था। अब किन्यू को समझ आने लगा कि यह लॉकेट आखिर इतना खास क्यों है। वह तुरंत पूछता है, अगर हालात इतने गंभीर हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो अभी तक एक साधारण इंसान था। इमॉर्टल एम्परर शांत स्वर में जवाब देते हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने किन्यू को इसलिए चुना है क्योंकि उसी के अंदर इस दुनिया को बचाने की क्षमता छिपी हुई है। इसके बाद वह डेमन क्लैन की ताकत के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे नीचे साधारण डेमन सोल्जर्स होते हैं। उनसे ऊपर डेमन ट्रूप्स आते हैं, जबकि उनके बाद डेमन जनरल्स का स्थान होता है। लेकिन इन सबसे ऊपर डेमन किंग्स और अंत में डेमन एंसेस्टर्स होते हैं, जिनकी शक्ति सामान्य कल्पना से भी कहीं आगे होती है। किन्यू यह सब सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि आने वाला खतरा उसकी सोच से कहीं बड़ा है। इमॉर्टल एम्परर आगे बताते हैं कि अगले 10 वर्षों में एबिस के और भी शक्तिशाली पैसेज खुलेंगे। अगर उस समय तक कोई पर्याप्त ताकतवर योद्धा तैयार नहीं हुआ, तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। फिर वह किन्यू की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर तुम सच में इस दुनिया की रक्षा करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें कल्टीवेशन शुरू करना होगा। तुम्हारा पहला लक्ष्य की रिफाइनमेंट के अगले स्तर तक पहुंचना है। उसके बाद डोंगड़ा मार्शल आर्ट्स एकेडमी में प्रवेश लेना होगा। वहीं से इतना कहकर इमॉर्टल एम्परर अपनी उंगलियां उठाते हैं। अगले ही पल सुनहरी ऊर्जा की अनगिनत किरणें किन्यू के शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। अचानक उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है और उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग रही है। उसी क्षण उसकी चेतना धीरे धीरे वास्तविक दुनिया की ओर लौटने लगती है। बाहर बीच पर समय फिर से चल पड़ता है। लेकिन इस बार किन्यू पहले वाला साधारण लड़का नहीं था। उसकी किस्मत अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जैसे ही किन्यू की चेतना पूरी तरह वास्तविक दुनिया में लौटती है, समय फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जिन ड्रैगन इंसेक्ट्स ने कुछ क्षण पहले उसे चारों तरफ से घेर लिया था, अब उनके सामने खड़ा इंसान पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। किन्यू अपने शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस करता है। उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थी।
आसपास की हर हलचल उसे साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सीमाएं ही बदल गई हों। इसी बीच एक ड्रैगन इंसेक्ट दोबारा उस पर झपटता है, लेकिन इस बार किन्नू बिना घबराए एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। खुद किन्नू भी अपनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कुछ पल पहले जिस दुश्मन से वह जान बचाकर भाग रहा था, अब वही उसके लिए इतना आसान हो गया है। इमॉर्टल एम्परर की आवाज फिर से उसके मन में गूंजती है। वे उसे समझाते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर उसे भविष्य में आने वाले बड़े खतरे का सामना करना है, तो उसे हर लड़ाई को सीखने का अवसर मानना होगा। किन्नू तुरंत अपनी नई शक्ति को परखना शुरू कर देता है। वह एक एक करके सामने आने वाले ड्रैगन इंसेक्ट्स को हराने लगता है। हर मुकाबले के साथ उसकी चाल, प्रतिक्रिया और आत्मविश्वास पहले से बेहतर होता जाता है। उधर शिनफेंग और यूले अब भी लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए थे। दोनों लगातार लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उनकी नजर दूर खड़े किन्नू पर पड़ती है। कुछ देर पहले तक जो लड़का एक साधारण इंसान था, वही अब अकेले कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। दोनों उसके इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने कम समय में किन्नू के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत आखिर आई कहां से। इसी दौरान बोन सरपेंट दोबारा हमला करता है। इस बार उसका निशाना सीधे किन्नू पर होता है, लेकिन किन्नू अब पूरी तरह तैयार था। वह तेजी से उसकी हर चाल को पढ़ता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही बोन सरपेंट आगे बढ़ता है, किन्नू अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है। दोनों के बीच कुछ देर तक जबरदस्त भिड़ंत होती है। आखिरकार वह एक सटीक वार करता है और बोन सरपेंट वहीं ढेर हो जाता है। इस जीत के साथ आसपास मौजूद कई लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद इस भयानक हमले से बचने की उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही आखिरी बड़ा मॉन्स्टर गिरता है, आसमान में मौजूद टियर 1 एबिस पैसेज धीरे धीरे बंद होने लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि खतरा अब खत्म हो गया है। अचानक पूरा आसमान एक बार फिर कांप उठता है। पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा पूरे इलाके में फैल जाती है और उसी दरार के अंदर एक नया परिवर्तन शुरू हो जाता है। कुछ ही क्षणों में टियर 1 पैसेज पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह एक कहीं अधिक खतरनाक टियर 2 एबिस पैसेज खुल जाता है। उस नई दरार के भीतर से एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे बाहर कदम रखती है। उसकी मौजूदगी मात्र से वातावरण भारी हो जाता है और आसपास के सभी डेमन्स उसके सामने सिर झुकाने लगते हैं। उसे देखते ही शिनफेंग और यूले के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि इस बार उनका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसे शत्रु से होने वाला है जो अब तक देखे गए हर मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और यहीं से इस लड़ाई का असली दौर शुरू होता है। टियर 2 एबिस पैसेज के खुलते ही पूरे शैलो वाटर बीच का माहौल बदल जाता है। कुछ ही पल पहले तक जो लोग राहत की सांस ले रहे थे, उनके चेहरों पर फिर से डर साफ दिखाई देने लगता है। विशाल दरार के भीतर से धीरे धीरे एक भयानक दानव बाहर आता है। उसका शरीर हड्डियों जैसे कठोर कवच से ढका हुआ था और उसकी आंखों से निकल रही लाल चमक किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। यह था क्वासी डेमन जनरल, एक ऐसा शत्रु जिसकी ताकत साधारण डेमन सोल्जर्स से कई गुना अधिक थी। उसे देखते ही शिनफेंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह समझ जाता है कि नियमों के अनुसार टियर 2 पैसेज से इस स्तर का डेमन बाहर नहीं आना चाहिए था। यानी हालात सामान्य नहीं थे और एबिस के भीतर कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। दूसरी ओर किन्नू भी उस दानव को ध्यान से देख रहा था। उसके अंदर डर जरूर था, लेकिन अब उसके साथ एक नया आत्मविश्वास भी जुड़ चुका था। वह पहली बार किसी इतने शक्तिशाली विरोधी का सामना करने वाला था। तभी इमॉर्टल एम्परर की आवाज उसके मन में गूंजती है। वे तुरंत उसे चेतावनी देते हैं कि अभी सीधे क्वासी डेमन जनरल से भिड़ना आत्महत्या के बराबर होगा। भले ही वह पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति भी किन्नू के लिए बेहद खतरनाक है। इमॉर्टल एम्परर समझाते हैं कि ब्लू स्टार की प्राइमोर्डियल शक्ति अभी उस दानव को पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रही है। अगर यही दानव किसी ऊंचे स्तर के एबिस पैसेज से आता, तो शायद पूरे शहर को अकेले ही नष्ट कर देता। यह सुनकर किन्नू अपनी जल्दबाजी पर काबू रखता है।
वह फैसला करता है कि फिलहाल अपनी नई शक्ति को और बेहतर तरीके से समझना ही सबसे सही कदम होगा। इसी दौरान क्वासी डेमन जनरल अपने आसपास मौजूद बोन सर्पेंट्स और दूसरे डेमन्स को आगे बढ़ने का संकेत देता है। देखते ही देखते दर्जनों मॉन्स्टर्स फिर से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। किन्यू अब पीछे हटने की बजाय सीधे युद्ध में उतर जाता है। वह एक एक करके आने वाले हर दुश्मन को खत्म करने लगता है। हर लड़ाई के साथ उसकी गति, ताकत और तलवार चलाने की कला पहले से ज्यादा निखरती जाती है। ऐसा लग रहा था मानो वह युद्ध के बीच ही लगातार सीख रहा हो। उधर शिनफेंग और यूले भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। दोनों जानते थे कि जब तक लोगों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक हार मानना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्वासी डेमन जनरल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और उसके शरीर से निकलने वाला दबाव आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को महसूस हो रहा था। शिनफेंग पहली बार खुद को असहाय महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि शायद इस बार वे लोग इस आपदा को रोक नहीं पाएंगे। तभी यूले उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि एक सच्चा कल्टीवेटर आखिरी सांस तक लड़ता है। जीत मिले या हार, लेकिन निर्दोष लोगों की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। यूले की बातें सुनकर शिनफेंग दोबारा अपनी हिम्मत जुटाता है। दोनों फिर से पूरी ताकत के साथ डेमन्स पर हमला बोल देते हैं। उधर किन्यू भी लगातार अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। अब वह पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं रहा। उसके हर वार में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्वासी डेमन जनरल आखिरकार युद्धभूमि के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था। उसकी आंखें सीधे किन्यू, शिनफेंग और यूले पर टिक जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि अब निर्णायक मुकाबला शुरू होने वाला है। और तभी आसमान में अचानक सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। बादलों के बीच से एक दिव्य आभा धरती की ओर उतरती है। वहां मौजूद हर इंसान अनायास ही उस दिशा में देखने लगता है। किसी बेहद शक्तिशाली योद्धा की एंट्री होने वाली थी। अगले ही पल सुनहरी रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति आसमान से नीचे उतरती है। उनकी मौजूदगी मात्र से पूरे युद्ध क्षेत्र का माहौल बदल जाता है। यह थी यूनवियांग, ब्लू स्टार की सबसे शक्तिशाली वॉर गॉड्स में से एक। जैसे ही वह मैदान में कदम रखती हैं, उनके चारों ओर फैली आध्यात्मिक ऊर्जा कई कमजोर डेमन्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। शिनफेंग और यूले अपनी टीचर को देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब हालात संभल सकते हैं। यूनवियांग बिना एक पल गंवाए सीधे क्वासी डेमन जनरल की तरफ बढ़ती हैं। दोनों की पहली टक्कर से ही जबरदस्त ऊर्जा की लहर पूरे बीच में फैल जाती है। आसपास मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही वारों में यूनवियांग अपनी अद्भुत तलवारबाजी से कई डेमन्स का सफाया कर देती हैं। लेकिन क्वासी डेमन जनरल भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार जवाबी हमले करता रहता है और पूरी युद्धभूमि उसकी शक्ति से कांपने लगती है। स्थिति को जल्दी खत्म करने के लिए यूनवियांग अपनी सबसे प्रसिद्ध तकनीक ऑल थिंग्स ब्लूम का उपयोग करती है। अगले ही पल चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल जाती है। ऐसा महसूस होता है मानो पूरे युद्ध क्षेत्र में एक साथ हजारों फूल खिल उठे हों। उस दिव्य शक्ति का असर सीधे क्वासी डेमन जनरल पर पड़ता है। उसकी गति धीमी होने लगती है और उसका शरीर टूटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जीत अब बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन तभी अचानक एक अनपेक्षित घटना घट जाती है। यूनवियांग की आध्यात्मिक शक्ति अचानक अस्थिर होने लगती है। उनकी तलवार हाथ से छूट जाती है और उनका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गिरते गिरते उनका रूप बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। किन्यू तुरंत दौड़कर उन्हें संभाल लेता है। वह खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। यूनवियांग कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहती है कि यहाँ रुकना अब बेहद खतरनाक है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकलना होगा। किन्यू उन्हें लेकर पीछे हटने ही वाला होता है कि क्वासी डेमन जनरल अचानक एक और हमला कर देता है। उस हमले की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में यूनवियांग की बची हुई दिव्य शक्ति किन्यू के शरीर में समा जाती है। अचानक उसके भीतर पहले से भी कई गुना अधिक ऊर्जा जाग उठती है।
किन्यू को महसूस होता है कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है और वातावरण फिर से उसी दिव्य आभा से भर जाता है। इस बार वह बिना डरे सीधे क्वासी डेमन जनरल का सामना करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। किन्यू अपनी नई शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए एक बेहद शक्तिशाली वार करता है। उस हमले के बाद क्वासी डेमन जनरल का विशाल शरीर तेजी से बिखरने लगता है। हार से बचने के लिए वह अपनी बची हुई शक्ति को एक विस्फोटक ऊर्जा गोले में बदल देता है। किन्यू तुरंत स्थिति को समझ जाता है। वह ऊंची छलांग लगाकर उस ऊर्जा गोले को पूरी ताकत से आसमान की ओर उछाल देता है। कुछ ही पल बाद आसमान में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। सुनहरी रोशनी पूरे आकाश में फैल जाती है और ऐसा दृश्य बनता है मानो रात के अंधेरे में हजारों आतिशबाजियां एक साथ चमक उठी हों। विस्फोट के साथ ही एबिस पैसेज भी बंद होने लगता है। बचे हुए डेमन्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और शैलो वाटर बीच पर आखिरकार शांति लौट आती है। किन्यू नीचे उतरकर बेहोश यूनवियांग को अपनी बाहों में उठाता है। वह जानता था कि यह लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। उसे डोंगड़ा मार्शल आर्ट्स एकेडमी में दाखिला लेना था, अपनी नई शक्ति पर नियंत्रण पाना था और आने वाले उस महायुद्ध के लिए खुद को तैयार करना था जो पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। इसी रोमांचक मोड़ पर एपिसोड 1 समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे दमदार सीन कौन सा लगा। हम जल्द ही लेकर आएंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड की पूरी कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।